जोहार। इस वक्त हम लोग वीरों की धरती, भगवान बिरसा मुंडा की धरती, राजधानी रांची में हैं और जिस जगह पर हैं आप साफ देख सकते हैं। फिर यह इंटरव्यू काफ़ी खास है क्योंकि झारखंड के लोग ज़मीन से जुड़े होते हैं, ठीक उसी प्रकार ज़मीन से जुड़ाव महसूस हो, इस कारण हम लोग आज ज़मीन पर बैठे हैं। ज़मीन से जुड़े हुए सोशल एक्टिविस्ट और राइटर ग्लेटसन डुंगडुंग हमारे साथ जुड़े हैं। दादा पहले जोहार रहेगा, जोहार और एक बार जोहार आपको और आपके सारे दर्शकों को भी जोहार। आदिवासियों का मूल सवाल ज़मीन है। ज़मीन उनका 5वां अनुसूची इलाका और प्राकृतिक संसाधन, चाहे वो जंगल हो, खनिज संपदा हो, नदी पानी जल स्रोत हो, ये मूल सवाल है। इसके लिए ही अब देखिए पिछला 250 साल का आंदोलन चल रहा है सिर्फ उसी मुद्दे पर। या जेएमएम को समझना पड़ेगा। आपका ये मैया योजना आपको नहीं बचाने जा रही है। मैया योजना थोड़ा दिन के लिए अच्छा है, और जो है कि और भी दूसरे योजना जो है पैसा फेंकने वाले योजना वो भी चाहिए, उसका मैं समर्थन करता हूँ। क्योंकि इतना सारा माइनिंग हमारे यहाँ से निकल रहा है, उसका पैसा जा रहा है, उसके बाद जो है कि इतना सारा आप टैक्स वसूल रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनको पैसा इंसेंटिव मिलना ही चाहिए, प्रोत्साहन राशि मिलना ही चाहिए। ये कोई भीख नहीं है। ये सरकार या फिर मोदी जी बोलते हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को जो है कि अनाज देते हैं, वो अपना बाप के घर से नहीं दे रहे हैं। ये प्रोत्साहन राशि देना चाहिए। जैसे पूंजीपतियों का 16 लाख करोड़ रुपया आप माफ़ कर सकते हैं, और जब आप जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उनको कुछ अनाज देते हैं, तब आप कहेंगे कि हम जो है अपना इन लोगों को मुफ्त में खिला रहे हैं। ये सब डिबेट ख़त्म होना चाहिए। वो उनका हक मिल रहा है, वो मिलना ही चाहिए। लेकिन मूल सवाल यही है कि आदिवासियों का मूल चीज़ है वो ज़मीन, उनका इलाका और प्राकृतिक संसाधन। इसलिए ज़मीन का जो सवाल आपने कहा ना, ज़मीन जिस तरह से लूटा जा रहा है, और जितने भी ऐसे भी है कि एसआर कोर्ट में बहुत सारे मामले जो ऑलरेडी डिग्री हो चुका है, दखल दिहानी नहीं हो रहा है। तो इसीलिए मैंने कहा, पहले ही कहा कि इन सारे मूल सवाल हैं। अगर मौजूदा इंडिया गठबंधन की सरकार ने मूल सवालों को एड्रेस करने का काम नहीं किया, लैंड बैंक खारिज नहीं किया, पेशा कानून को लागू नहीं किया, मूल सवाल पर अगर आपने काम नहीं किया, उसको एड्रेस नहीं किया, तो आप दूसरे पार्टी अगर बढ़िया से इन सारी चीज़ों को लेके जाएंगे ना, तो फिर आपको अपना सत्ता बचाना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए मुंडा लोग अबुआ सरकार में इम्पोर्टेंस क्यों है? क्योंकि अबुआ सरकार जो है, अबुआ ये मुंडा भाषा से निकल के आई है। और अबुआ सरकार इन्होंने इसलिए कहा क्योंकि झारखंड आंदोलन जो शुरू हुआ था 40 के दशक में, उसमें वही अबुआ दिसुम अबुआ राइज ही मूल नारा था। जब पहली बार विधानसभा चुनाव हुई 1952 में, तब 34 सीट जीतकर विपक्ष में बैठ गए। इतना मतलब आप सोचिए कि कितना ज़बरदस्त प्रभाव इस अबुआ दिसुम अबुआ राइज का नारा है। और यह नारा धरती आबा बिरसा मुंडा ने दिया था, और वो भी कहाँ से लिए थे? गांव से। मुंडाओं का मूल नारा है अबुआ हतूरे अबुआ राइज। उसी को जो है कि आके अबुआ दिसुम अबुआ राइज कहा गया। और मुंडा लोग अपने इलाकों को अपना राइज ही बोलते थे। राइज मतलब देश, अपना दिसुम ही बोलते थे, इसीलिए अबुआ दिसुम अबुआ राइज हुआ। आप सोचिए कि उसी के बदौलत इतना बड़ा आंदोलन हुआ। और मारंगोम के जयपाल से मुंडा के बाद आप देखिए दूसरा एनी होरो साहब, उस समय में जो है कि भीष्म पितामह जैसे उनको नाम दिया गया था। ग्रेटर झारखंड का मैप बनाया उन्होंने। रामदयाल मुंडा, उन्होंने भी झारखंड आंदोलन को दिशा दिया बौद्धिक रूप से। तो इतना महत्वपूर्ण योगदान के बाद मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिला, और वो भी इसलिए कि मुंडा दिसुम से 5 लोग जीत कर आए। पिछले बार 3 आए थे, है ना, इस बार 5 लोग जीत कर आए। उसके बाद भी अगर आपने 10 साल का शासन में मुंडाओं को साइड करके रखेंगे, तो सवाल तो उठेगा। जो आपका मूल सवाल है कि क्या इसके बाद कोई उभर के आएगा? लीडर की कमी नहीं है, जगह भी तो चाहिए ना। लेकिन क्या कुछ है झारखंड में, झारखंडी हित में फैसले होते हैं, हाईकोर्ट में जाकर रुक जाती है। आखिर हम लोगों ने देखा है, बहुत इस पर देखा है, अभी नहीं देखा है। 2012 में ही हमने देख लिया इस चीज़ों को। 2012 में ही आप बताइए कि जिनके पास 51 साल से दस्तावेज है उनका नहीं हुआ, 6 महीना जिनके पास है उनका हुआ। ये कैसा निर्णय है? तो इसका मतलब सीधा यही है कि बाहर के लोग यहाँ पे पूरा मतलब पूरा भी बाहर के लोग ले रहे हैं। पूरा ब्यूरोक्रेसी उनके कब्जे में है, न्यायपालिका उनके कब्जे में है। इसीलिए हर फैसला यहाँ आप देखिएगा, जितना भी 32 का खतियान बोलते हैं ना, जितना नियोजन नीति इस हक में बन रहा है, या तो महामहिम गवर्नर के थ्रू उसको रुकवा दिया जाता है, या कोर्ट के थ्रू रुकवा दिया जाता है। ये दुर्भाग्य है। इसलिए झारखंड के आदिवासी और मूलवासियों को अपना हक लेने के लिए एकजुटता के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। इसलिए अभी भी देखिए
जैसे यही सरकार का मौजूदा सरकार जिसको हमने इसको सत्ता में लाने के मेरे जैसे बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट, बहुत सारे आंदोलनकारी, बहुत सारे बुद्धिजीवी है ना जी, वो बहुत सारे लोगों ने मेहनत किया। अभी जिस तरह से सरकार का जो पहला ही रोड मैप गलत हुआ है, गलत दिख रहा है, हम लोग आलोचना कर रहे हैं। क्योंकि जब वो आपके यहाँ आते हैं तो आप उनको भगवान जैसा फूल माला चढ़ाते हैं और जो स्वागत करते हैं सवाल नहीं पूछते हैं। आप सवाल पूछिए, स्वागत जरूर कीजिए, लेकिन सवाल पूछिए कि इतना दिन में उन्होंने आपके कौन कौन से जन मुद्दों को वहाँ उठाया, सदन में उठाया, वहाँ उन्होंने कौन कौन सा नीति निर्धारण में अपनी भूमिका निभाई और आपके इलाका में कौन कौन सा विकास कार्य किए अब तक। मैं अगर ये काम ना करके हमारे जनप्रतिनिधि MP और MLA अगर पार्टियों की गुलामी करते हैं तो उसको नेक्स्ट टाइम में मेरे ख्याल से वोट ही नहीं देना चाहिए। ऐसे लोगों को बिल्कुल नहीं वोट देना चाहिए। इसलिए मुझे लगता है झारखंड मुक्ति मोर्चा का नेतृत्व और CM साहब, मैडम जो भी हैं, उन सारे लोगों को समझना चाहिए अबू अदिसुम अबू राज का मतलब क्या है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, इसलिए JMM को समझना पड़ेगा। झारखंड के आदिवासी और मूलवासियों का दर्द अगर ये नहीं समझेंगे, सिर्फ नारा ही लगाते जाएंगे, तो ये जो अग्नि परीक्षा है ना, अग्नि परीक्षा पास करना मुश्किल होगा। महामहिम गवर्नर का अभिभाषण हुआ। अभिभाषण एक्चुअली जब नई सरकार शपथ लेती है, नई सरकार बैठती है और फिर फर्स्ट बार विधानसभा होता है, तो जब महामहिम राज्यपाल का जो अभिभाषण होता है वो एक्चुअली सरकार का रोड मैप होता है। लेकिन जब उस रोड मैप को मैंने देखा, उस रोड मैप में लैंड बैंक गैप दिखा, रोड मैप में पेशा कानून कहीं भी नहीं है, उस रोड मैप में 1932 का खतियान नहीं है। वो ज़रूर बोल रहे हैं कि स्थानीय नीति बनाएंगे और यहाँ के आदिवासी और मूलवासियों को 3rd और 4th ग्रेड का नौकरी में 100% देंगे। लेकिन सवाल उठता है कि जब आप चुनाव में जाते हैं तब 32 हार जाएगा, 32 के आधार पर हम स्थानीय नीति बनाएंगे। लेकिन जैसे ही आप सत्ता बैठते हैं वैसे ही 32 क्यों गायब हो जाता है भाई। 2019 में भी हमने देखा, जब चुनाव से पहले 32 बोल रहे थे, जैसे ही CM बन गए JMM का पूरा 32 बंद हो गया। तो ऐसा नहीं चल सकता है। और दूसरा बात मैं ये कह रहा हूँ, क्या झारखंड के आदिवासी और मूलवासी क्लर्क और चपरासी ही बनने लायक हैं क्या? मतलब बाहर के लोग आएंगे ऑफिसर बनेंगे और यहाँ का आदमी क्लर्क और चपरासी बनेगा, वो झाड़ू करेगा और टाइपिंग करेगा? ऐसा नहीं चल सकता है। इसलिए मुझे लगता है झारखंड मुक्ति मोर्चा का नेतृत्व और CM साहब, मैडम जो भी हैं, उन सारे लोगों को समझना चाहिए अबू अदिसुम अबू राज का मतलब क्या है। क्योंकि अबू अदिसुम अबू राज का नारा दे देना बहुत आसान है, लेकिन उसको समझना जो है बहुत कठिन काम है। अगर उसको समझना है तो उनको मारंगम के जयपाल सिंह मुंडा से उसको समझना चाहिए। जब संविधान सभा में बहस हो रही थी उसका अलग अलग सब कमेटी में, और जब आरक्षण की बात हुई, आदिवासी और दलितों को आरक्षण देने की बात, तब मारंगम के जयपाल सिंह मुंडा ने कहा कि हम आदिवासियों का आरक्षण नहीं चाहिए, हम लोगों को अपना इलाका दे दो। जो आपने 5वीं अनुसूची की बात किया, तब 5वीं अनुसूची नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारा जो इलाका है, हमारे पूर्वजों ने जिसको बनाया है, उस इलाका को हमें दे दो, हम अपना सब कुछ कर लेंगे। वहाँ पे MP हमारा होना चाहिए, MLA हमारा होना चाहिए, वहाँ पे कलेक्टर, वहाँ का BDO, वहाँ का SSP, SP, वहाँ का DC, वहाँ का थानेदार, सब कुछ जो है कि हमारा होना चाहिए। यही है अबू अदिसुम अबू राज। अभी तो देखिए कौन लोग हैं ब्यूरोक्रेसी में, कौन लोग हैं नीचे, जितने में अपर ब्यूरोक्रेसी, लोअर ब्यूरोक्रेसी में कौन है। वहाँ जब तक हमारा आदमी नहीं होगा तब तक अबू अदिसुम अबू राज आएगा नहीं आएगा ना। तो इधर जो खासकर दक्षिण छोटानागपुर का इलाका है, यहाँ पे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। यहाँ पे BJP भूल जाइए, वो कुछ करेगी। BJP अपना जो भी उनको अखबारों में, मीडिया में बने रहना है, तो कुछ चीज़ों को उठाते रहेंगे, लेकिन ग्राउंड में नहीं दिखेगा। और इधर झारखंड पार्टी माटी की पार्टी थी, वो झारखंड पार्टी समाप्त हो चुकी है। एक अबुआ झारखंड पार्टी से पर निकल के आई थी, वो भी हमने देखा, उसका कोई भूमिका नहीं है। तो अभी पूरा मैदान खाली है। इसलिए भारत आदिवासी पार्टी के लिए बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी है। अब देखना पड़ेगा इनका अपना लीडरशिप, सेंट्रल लीडरशिप, स्टेट लीडरशिप उसको कैसे देखता है, कैसे इनका प्लान है, कैसे लोगों के साथ जाना चाहते हैं, उस पर निर्भर करेगा। बढ़िया विजन के साथ, बढ़िया लीडरशिप के साथ अगर आदिवासी इलाकों में घुस गए ना, तो JMM को उखाड़ने में देर नहीं लगेगा। खासकर जो आपका यहाँ से लगभग 12 सीट आता है इस इलाके से। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल सकता है भारत आदिवासी पार्टी को।
और उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। लेकिन लगातार भारत आदिवासी पार्टी के संस्थापक राजकुमार रौत आदिवासियों के मुद्दे को सदन में रखते हैं। हाल ही में फिर से उन्होंने रखा है मुद्दे को, चाहे इसके क्या सीख लेनी चाहिए अन्य जो आरक्षित सीट से सांसद बने हैं या फिर जो झारखंड के विधायकों से क्या कुछ सीखनी? नहीं, बिल्कुल। देखिए, आप जब रिजर्व सीट से जाते हैं, इसका मतलब है कि आप उस इलाके के खासकर आदिवासियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। लगातार किताबों में एक्टिव रहते हैं, लेखन में एक्टिव रहते हैं और सोशल में भी आप एक्टिव रहते हैं। सरकार बनी, आपने शुभकामना भी दिया है, लेकिन कई बार जब सरकार को हमेशा दिशा निर्देश देने में आपका अहम भूमिका है और थिंक टैंक को लेकर भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन पहला सवाल रहेगा, क्या झारखंड में मुंडा समुदाय खासतौर पे एक लीडर के तौर पर अर्जुन मुंडा के बाद अभी क्या और नहीं उभरेगा? देखिए, उसको लेकर खासकर मुंडा आदिवासियों का नेतृत्व जो है जी, उसको लेकर मैंने निरंतर आवाज़ उठाया है। वो निरंतर आवाज़ इसलिए उठाया है कि अभी जो मौजूदा सरकार है उसने दावा किया है कि यह अबुआ सरकार है। जी बिल्कुल। हाँ, तब मैंने देखा कि इस अबुआ सरकार में मुंडा लोग दिख नहीं रहे हैं। मुंडा लोग अबुआ सरकार में इम्पोर्टेंस क्यों है? क्योंकि अबुआ सरकार जो है, अबुआ ये मुंडा भाषा से निकल के आई है। और अबुआ सरकार इन्होंने इसलिए कहा क्योंकि झारखंड आंदोलन जो शुरू हुआ था 40 के दशक में, उसमें वही अबुआ दिसुम अबुआ राइज ही मूल नारा था। बिल्कुल, 19वीं सदी में हाँ, बहुत जोर चला था। और इसी नारा के बदौलत मारंगम के जयपाल सिंह मुंडा ने आज़ादी के बाद जब पहली बार विधानसभा चुनाव हुई 1952 में, तब 34 सीट जीतकर विपक्ष में बैठ गए। इतना मतलब आप सोचिए कि कितना ज़बरदस्त प्रभाव इस अबुआ दिसुम अबुआ राइज का नारा है। और यह नारा धरती आबा बिरसा मुंडा ने दिया था, और वो भी कहाँ से लिए थे? गांव से। मुंडाओं का मूल नारा है अबुआ हतूरे अबुआ राइज। उसी को जो है कि आके अबुआ दिसुम अबुआ राइज कहा गया। और मुंडा लोग अपने इलाकों को अपना राइज ही बोलते थे। राइज मतलब देश, अपना दिसुम ही बोलते थे, इसीलिए अबुआ दिसुम अबुआ राइज हुआ। आप सोचिए कि उसी के बदौलत इतना बड़ा आंदोलन हुआ। और मारंगम के जयपाल सिंह मुंडा के बाद आप देखिए दूसरा एनी होरो साहब, उस समय में जो है कि भीष्म पितामह जैसे उनको नाम दिया गया था। ग्रेटर झारखंड का मैप बनाया उन्होंने, संविधान में भी अहम भूमिका रही। हाँ, उसके बाद देखेंगे तो डॉक्टर रामदयाल मुंडा, उन्होंने भी झारखंड आंदोलन को दिशा दिया बौद्धिक रूप से। तो इतना महत्वपूर्ण योगदान के बाद अगर मुंडाओं को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिला, और वो भी इसलिए कि मुंडा दिसुम से 5 लोग जीत कर आए। पिछले बार 3 आए थे, है ना, इस बार 5 लोग जीत कर आए। उसके बाद भी अगर आपने 10 साल का शासन में मुंडाओं को साइड करके रखेंगे तो सवाल तो उठेगा, जो आपका मूल सवाल है कि क्या इसके बाद कोई उभर के आएगा। लीडर की कमी नहीं है, जगह भी तो चाहिए ना। लेकिन सर देखा गया यहाँ पर झारखंड में लीडर के तौर, लेकिन यहाँ पर डिमांड नहीं किया। क्या यहाँ के मुंडा समुदाय बोलने में उतना आगे नहीं है? क्या कहेंगे? देखिए, डिमांड नहीं, बोलने में आगे नहीं है ऐसा नहीं है, क्योंकि अंदर अंदर जम के आग लगी हुई है इस बात को लेकर, है ना। होता क्या है कि जब आप अलग अलग तरह से डिवाइड हो जाते हैं, अभी जो है मौजूदा समय में खाली ना आदिवासी बोल के हम सिर्फ मुंडा समाज का भी आप देखेंगे तो आप देखिए वहाँ पे मल्टीपल डिवीज़न है। क्या क्या डिवीज़न है? एक तो धर्म के नाम पर सरना ईसाई, दूसरा डिवीज़न है पॉलिटिकल पार्टी, अलग 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 अलग, और पॉलिटिकल पार्टी में भी आम वोटर्स अलग, लीडर अलग। जितने भी हमारे लीडर हैं आदिवासी लीडर्स, उनका दिक्कत यही हो जाता है कि जब वो पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं तब वो उस पॉलिटिकल पार्टी का आवाज़ बन जाते हैं, समाज का आवाज़ बंद हो जाता है। वो पॉलिटिकल पार्टी से, वहाँ के संगठन से जो भी दिशा निर्देश मिलता है उसी के आधार पर चलते रहते हैं। तो इसी राजनीति को हम बदलना चाहते हैं, इसलिए हम निरंतर बौद्धिक आंदोलन को आगे बढ़ाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। हमारी पूरी टीम है, अभी थिंक टैंक है, वो उसी चीज़ को हम लोग तोड़ना चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि पीपल्स पॉलिटिक्स हो। एक ज़माने में हमारे पूर्वज लोगों ने किया, जब अंग्रेज़ आए तो अंग्रेज़ को चुनौती दिया। जैसे एग्जाम्पल के लिए संथाल हुल,
सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में 60,000 संताल एकजुट हो गए। वो चीज़ संभव तभी होगा जब ये राजनीतिक के नाम पर, धर्म के नाम पर, पार्टियों के नाम पर और दूसरे तरीके से जो बटे हुए हैं ना, उस बंटवारा को जो है कि आप ख़त्म करेंगे तब होगा। लेकिन जब हम लोग अबुआ दिसुम अबुआ राज की जब हम लोग बात ही कर लिए हैं और अबुआ सरकार भी चल रही है, तो बिल्कुल अबुआ की बात होनी चाहिए, यहाँ के आदिवासी की बात होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे लगातार जो अबुआ दिसुम या अबुआ राज बोल के जो आंदोलन करके जितने भी कानून बने हैं, चाहे वो CNT हो, SPT हो, लेकिन ये कानून उसका खासतौर पर पेशा कानून भी, तो क्या कहेंगे सदन में, विधानसभा में इसकी इस बार पेशा कानून लागू हो पाएगी? क्या अबुआ सरकार आदिवासियों को हक अधिकार दिलाने में आगे आ पाएगी, चाहे वो 5वीं अनुसूची हो, 6? देखिए, जैसे ही चुनाव का परिणाम आया उसके बाद CM हाउस से हमारी टीम को बुलाई गई थी। तो जब हम लोग CM हाउस गए तो हमारी लंबी बातचीत हुई कल्पना मैडम जी के साथ भी, CM साहब के साथ भी, और जितने भी राजनीतिक चर्चाओं के बाद मैंने उनको 3 बातें कही। एक बात तो मैंने कहा कि आप जो है खूंटी में और ख़ासकर इस इलाके में, खूंटी तोरपा मुंडा इलाका में, इस इलाका में जीते हैं जहां आपको अपेक्षा नहीं था, खासकर खूंटी जहां पे 25 साल का खूंटा उखाड़ दिया गया। तो उस मजबूत खूंटा को उखाड़ने में लैंड बैंक का बहुत बड़ा भूमिका है। जिस तरह से 2016 में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने जो लैंड बैंक बनाया था और खूंटी जिला का 541 सरना स्थल को लैंड बैंक में डाल दिया था, और इसी को लेके हम लोग उस इलाके में गए, तब लोगों को ये समझ में आ गया कि भाजपा जो है सरना ईसाई के नाम से लड़ाती है, कहती है कि आप जो है कि ईसाई आदिवासी तुम्हारा दुश्मन है, ईसाई मिशनरी तुम्हारा दुश्मन है। लेकिन यहाँ तो पता चल रहा है कि सरना स्थल को ही लैंड बैंक में डाल दिया पूंजीपतियों के लिए, और इनका सरना कोड का भी विरोध करते हैं ये लोग। तो इस मैटर इतना ज़्यादा आग जैसा लग गया कि भाजपा का खूंटा उखड़ गया। तो इसीलिए मैंने उनको कहा कि आपको लैंड बैंक खारिज करना पड़ेगा। दूसरा मैंने कहा कि पेशा कानून, क्योंकि जब आप अबुआ सरकार कहते हैं तो अबुआ सरकार तो पेशा कानून से ही लागू होगा। हालांकि पेशा कानून में भी संपूर्ण चीज़ें नहीं है, वहाँ पे चुनाव थोप दिया गया है, उसके बावजूद जो चीज़ें हैं उसको लागू कीजिए। उसके बाद तीसरी बात मैंने कहा कि आप 32 का खतियान लाइए, 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति लाइए, और कोल्हान के इलाका में बाद में सर्वे हुआ है तो उसको भी इंक्लूड करना है, लेकिन इसके आधार पर लाइए और कोर्ट में खारिज हो जाए, जो भी हो जाए, लेकिन आप लाइए। तो उन्होंने सारे लोगों के सामने, हमारी टीम के सामने कहा ये हमारे जो है कि यह हमारा JMM का जो है वो मैनिफेस्टो में भी है, इसलिए हम इसको हर कीमत पर इस पर लाएंगे ही लाएंगे। तो उस विश्वास के साथ आए। लेकिन जैसे ही इनका कैबिनेट, फर्स्ट कैबिनेट हुआ, उसके बाद जो है कि महामहिम गवर्नर का अभिभाषण हुआ। अभिभाषण एक्चुअली जब नई सरकार शपथ लेती है, नई सरकार बैठती है और फिर फर्स्ट बार विधानसभा होता है, तो जब महामहिम राज्यपाल का जो अभिभाषण होता है वो एक्चुअली सरकार का रोड मैप होता है। लेकिन जब उस रोड मैप को मैंने देखा, उस रोड मैप में लैंड बैंक गैप दिखा। जी बिल्कुल। उस रोड मैप में पेशा कानून कहीं भी नहीं है, उस रोड मैप में 1932 का खतियान नहीं है। वो ज़रूर बोल रहे हैं कि स्थानीय नीति बनाएंगे और यहाँ के आदिवासी और मूलवासियों को 3rd और 4th ग्रेड का नौकरी में 100% देंगे। लेकिन सवाल उठता है कि जब आप चुनाव में जाते हैं तब 32 हर जगह 32 के आधार पर हम स्थानीय नीति बनाएंगे, लेकिन जैसे ही आप सत्ता बैठते हैं वैसे ही 32 क्यों गायब हो जाता है भाई? 2019 में भी हमने देखा, जब चुनाव से पहले 32 बोल रहे थे, जैसे ही CM बन गए JMM का पूरा 32 बंद हो गया। तो ऐसा नहीं चल सकता है। और दूसरा बात मैं ये कह रहा हूँ, क्या झारखंड के आदिवासी और मूलवासी क्लर्क और चपरासी ही बनने लायक हैं क्या? मतलब बाहर के लोग आएंगे ऑफिसर बनेंगे और यहाँ का आदमी क्लर्क और चपरासी बनेगा, वो झाड़ू करेगा और टाइपिंग करेगा? ऐसा नहीं चल सकता है। इसलिए मुझे लगता है झारखंड मुक्ति मोर्चा का नेतृत्व और CM साहब, मैडम जो भी हैं, उन सारे लोगों को समझना चाहिए अबुआ दिसुम अबुआ राइज का मतलब क्या है। क्योंकि अबुआ दिसुम अबुआ राइज का नारा दे देना बहुत आसान है, लेकिन उसको समझना जो है बहुत कठिन काम है। अगर उसको समझना है
तो उनको मारंगम के जयपाल सिंह मुंडा से उसको समझना चाहिए। जब संविधान सभा में बहस हो रही थी उसका अलग अलग सब कमेटी में, और जब आरक्षण की बात हुई, आदिवासी और दलितों को आरक्षण देने की बात, तब मारंगम के जयपाल सिंह मुंडा ने कहा कि हम आदिवासियों का आरक्षण नहीं चाहिए, हम लोगों को अपना इलाका दे दो। जो आपने 5वीं अनुसूची की बात किया, तब 5वीं अनुसूची नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारा जो इलाका है, हमारे पूर्वजों ने जिसको बनाया है, उस इलाका को हमें दे दो, हम अपना सब कुछ कर लेंगे। वहाँ पे MP हमारा होना चाहिए, MLA हमारा होना चाहिए, वहाँ पे कलेक्टर, वहाँ का BDO, वहाँ का SSP, SP, वहाँ का DC, वहाँ का थानेदार, सब कुछ जो है कि हमारा होना चाहिए। यही है आबू आदिस्माबुआ राज। अभी तो देखिए कौन लोग हैं ब्यूरोक्रेसी में, कौन लोग हैं नीचे, जितने में अपर ब्यूरोक्रेसी, लोअर ब्यूरोक्रेसी में कौन है। वहाँ जब तक हमारा आदमी नहीं होगा तब तक आबू आदिस्माबुआ राज आएगा नहीं, आएगा ना। तो इसीलिए वो सारे चीज़ों को समझ के उसी तरह जो है कि मूव करना पड़ेगा, तभी कुछ होगा। तो इस बार फिलहाल ये जो सत्ता में आए हैं, फिर से मुख्यमंत्री बने हैं, चौथी बार मुख्यमंत्री बने हैं, तो क्या वास्तव में मुख्यमंत्री के लिए ये 5 साल जो है ये अग्नि परीक्षा है? इसमें अगर खरे उतरेंगे तो ही सत्ता में रह पाएंगे, क्योंकि लगातार देखा गया जिस तरीके से आरक्षित सीटों में लगातार आदिवासियों ने जो विश्वास दिखाया है JMM के प्रति, इंडिया गठबंधन के प्रति, तो क्या आदिवासियों के मुद्दे को अगर इस तरीके से, जिस तरीके से आपने कहा कि रोड मैप में बिल्कुल नहीं दिखा, तो आने वाले फिर रोड मैप में जो निकलेगा या सत्र में अगर विधानसभा में आवाज़ नहीं होती है, चाहे आदिवासियों के कई मुद्दे हैं, ज़मीन लूट, लगातार ज़मीन लूटी जा रही है, विस्थापन हो रहा है, पलायन हो रहा है, तो क्या कहेंगे ये एक अग्नि परीक्षा है सरकार की? बिल्कुल, बहुत भयानक अग्नि परीक्षा है। वो इसलिए है कि पिछला 5 साल यहाँ के आदिवासी और मूलवासियों ने माफ़ कर दिया, और इसका खासकर आदिवासी इलाके का आप देखिए 28 में से 27 सीट इनको मिला है। वो इसीलिए माफ़ कर दिया कि एक तो 2 साल कोरोना में चल गया, फर्जी केस लगाकर इनको 5 महीना जेल में डाल दिया BJP ने, हाँ, और उसके बाद इनका सरकार गिराने में ही लोग लगे रहे, परेशान करते रहे, घर तोड़ने में, पार्टी तोड़ने में परेशान करते रहे। ये सारे चीज़ों को देख के हम लोगों ने इस सरकार को बचाने के लिए कैंपेन किया और इसको वापस लाया कि चलिए एक बार इनको माफ़ कर देते हैं। लेकिन इस बार उनको काम करना पड़ेगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये शुरू से ये गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। गलत डायरेक्शन में कैसे? क्योंकि ये जो अभिभाषण है, अभिभाषण को अगर क्लियरली आप देख पाते होंगे तो आपको वहाँ पर MM समीकरण दिख रहा है। मुझे लग रहा है कि JMM और इनका जो भी लीडरशिप है, या फिर माननीय हेमंत सोरेन जी, मुझे लग रहा है कि ये लोग अब आदिवासियों को साइड करके वो MM फार्मूला से आगे निकल जाना चाह रहे हैं। MM फार्मूला क्या है? मैया समान योजना और महिलाओं को 33% आरक्षण। अच्छा है, बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ 50% आरक्षण दीजिए। तो एक तरह ये इनको लग रहा है कि महिलाओं के लिए ऐसा योजना लेके आइए कि वो हमारे सदा हमारे लिए वोटर्स रहेंगे, तो हमें कोई नहीं हरा सकता है, नंबर 1। दूसरा M जो है, मैंने MM समीकरण, मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज, उसमें आप देखिए जैसे MM समीकरण का पहला मैंने आपको दिखाया 33% आरक्षण बोल रहे हैं 1 लाख नौकरी में। अब उसके बाद जो है कि मैया समान योजना की राशि वगैरह सब कुछ उन्होंने बताया है। उसके बाद आप इधर देखिएगा तो उसमें क्या बोल रहे हैं? मदरसा बोर्ड बनाएंगे, उसके साथ साथ क्या करेंगे? उर्दू एकेडमी बनाएंगे, उसके बाद है ये वक्फ कुछ ऐसे बोर्ड और बोर्ड, हाँ ऐसे वो बनाएंगे। मतलब उनके लिए 3 बड़ा जो उनका मूल चीज़ें हैं, घोषणा, वो उसमें हम रोड मैप में देख पा रहे हैं। लेकिन इधर उनको सरना बोर्ड भी बनाना चाहिए था, उस पर कुछ बात नहीं किया, सिर्फ बोल रहे हैं कि हम सरना कोड दिलाने के लिए आंदोलन करेंगे। क्या आंदोलन कीजिएगा आप? प्रेशर डालिएगा इतना ही ना, लोकसभा में, विधानसभा, राज्यसभा में आपके MP आवाज़ उठाएंगे, इससे बात नहीं बनेगी। अगर आपको करना है तो सरना बोर्ड बनाइए, उसके साथ साथ जितने भी स्कूल और कॉलेज, इंटर कॉलेज हमारे सरना भाई बहन चला रहे हैं, उन सारे को इस बोर्ड के साथ जोड़िए और वहाँ अनुदान दीजिए, और वो कैसे उनको समृद्ध बनाया जाए, सशक्त बनाया जाए, उस पर काम कीजिए, तब जाके बातें बनेगी। यहाँ पे आप आदिवासी भाषा एकेडमी क्यों खोलना नहीं चाहते हैं? उसके साथ साथ जो है कि यहाँ के जो स्थानीय भाषा हैं, चाहे वो खोटा है, यहाँ नागपुरी है, सादरी है, कुरमाली है, ये हम हाँ नहीं, वो मुंडारी उरांव के लिए तो आदिवासी भाषा एकेडमी का मैं बोल रहा हूँ। अच्छा। लेकिन अलग से भी झारखंड भाषा एकेडमी भी बनाना चाहिए ना, तभी लोगों को देखिए जो उनका जो रोड मैप है, जो महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण,
उसमें कहीं से भी फीलिंग्स नहीं आ रहा है कि वो ये अबुआ सरकार है। वो फीलिंग्स आना चाहिए। ऐसे फीलिंग्स आ रहा है कि यह अल्पसंख्यक लोगों का सरकार है या महिलाओं का सरकार है। निश्चित तौर पर वो आना चाहिए, उसमें मेरा कोई विरोध नहीं है। लेकिन जब आप अबुआ सरकार बोलते हैं तो अबुआ सरकार में सब कोई है ना। यहाँ समुदाय का बात होता है, वहाँ महिला पुरुष या ये वो बात नहीं होता है, इस धर्म उस धर्म का बात नहीं होता है। तो वो सामुदायिकता कहीं से भी नहीं दिख रहा है। फिलहाल जो रोड मैप है, जो फिलहाल जो अभिभाषण में कहीं अबुआ सरकार का यहाँ के आदिवासियों के मुद्दे को शामिल नहीं करना एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। और साथ ही अभी ग्लेनसन टुडू जी ने भी अभी उन चीज़ को सरकार को अवगत किया है कि इस तरीके से अगर मैप में नहीं रहेगा तो कहीं ना कहीं अबुआ सरकार का जो परिभाषा है कि अबुआ झारखंड भी नहीं पूरा हो पाएगा। हाँ, और आपको ये भी बोलता हूँ, जो आपने कहा कि क्या अग्नि परीक्षा और उड़ जाएंगे जी, ये बहुत लंबा राजनीति देख रहे हैं। लेकिन राजनीति आप देख रहे हैं तो आपको बेस को भी पकड़ना होगा। अभी मुझे ऐसा दिखाई पड़ रहा है ये बेस को छोड़ के थोड़ा इधर उधर मंडराने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो बेस को छोड़ के मंडराएंगे तो इनको जो है कि मायावती का राजनीति को समझना चाहिए, उसका इतिहास भी पढ़ना चाहिए। मायावती को एक समय में दलित नेता के रूप में उनको माना जाता था पूरे देश में। लेकिन जैसे ही मिश्रा जी आए और मिश्रा जी के इर्द गिर्द सारी चीज़ें घूमने लगी, उसके बाद देखिए मायावती कहाँ जो है कि कहाँ से कहाँ चली गई। आज के समय में कहीं भी मायावती नहीं है। तो इसीलिए इनका बेस है। यदि इनको 28 में से 27 सीट दिया गया है, अगर इनका एमएलए उधर नहीं चला गया होता तो समझिए 28 का 28 सीट इनके पास था। इसका मतलब जब आदिवासी लोग आपको थम्पिंग मेजोरिटी दिए हैं तो उनका सुरक्षा की बात कीजिए। सुरक्षा क्या है? 5वीं अनुसूची। 5वीं अनुसूची में सब कुछ जनसंख्या के आधार पर हो रहा है। जनसंख्या के आधार पर 5वीं अनुसूची का निर्माण नहीं हुआ है। लेकिन जनसंख्या के आधार पर होने की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ का लोकसभा, विधानसभा, वार्ड, स्थानीय निकाय, सारे जगह जो है कि बाहरी लोगों को राजनीतिक अधिकार मिल रहा है। तो आदिवासियों का सारा अगला 50 साल के बाद देखिए क्या होगा। आदिवासियों के पास क्या वो एमएलए बन पाएंगे, एमपी बन पाएंगे, सीट रहेगा रिजर्व। जनरल सीट रांची देखिए जनरल हो गया है, कभी आदिवासी जीतेगा यहाँ से? कोई राजनीतिक दल टिकट नहीं देता है। जिस दिन सारे सीट जनरल हो जाएंगे कहीं भी टिकट नहीं मिलेगा, कहीं भी सीट नहीं मिलेगा आदिवासियों को। तो इसलिए उनको इसको सुरक्षा करने के लिए संविधान का अनुच्छेद 19, 5 और 6 के तहत कानून बनाना चाहिए और इनर लाइन परमिट हाँ यहाँ पे लागू करना पड़ेगा। इनर लाइन परमिट अगर यहाँ पे नहीं लागू करेंगे तो अगला 50 साल 100 साल के बाद ना आदिवासी के पास कुछ ज़मीन बचेगा, ना उसका कोई जंगल बचेगा, ना कहीं कुछ इलाका बचेगा, ना खनिज बचेगा, उसका अपना घर नहीं बचेगा, आदिवासी ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल। इनर लाइन परमिट कहा है, आपको जरूर जाननी चाहिए। इनर लाइन परमिट 6वीं अनुसूचित क्षेत्र में फ़िलहाल मेघालय, मिजोरम जैसे, नागालैंड जैसे राज्यों में है और जो कहीं ना कहीं वहाँ के भाषा संस्कृति की रक्षा भी कर रहा है। फिलहाल दादा अगर हम लोग यहाँ के बात करेंगे, फिलहाल झारखंड में 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, कई जिला शामिल है। तो यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पर बाहरी आबादी आ रहा है तो इनर लाइन परमिट जैसे आपने कहा 19 के अनुच्छेद 5 में अगर हम लोग देखेंगे तो एक इनर लाइन परमिट की भी यहाँ पे झारखंड में आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर लगातार लोग आ रहे हैं, बस रहे हैं, गवर्नमेंट के पास कोई डेटा नहीं है। जहाँ संथाल की बात, तो जब हम लोग डेमोग्राफी पे जाएंगे तो एक लंबा बस हो सकती है। और डेमोग्राफी क्या केवल संथाल में ही बदला है कि रांची में बदला है क्या? देखिए, जब डेमोग्राफी का बात करते हैं तो इनको चूँकि ये लोग जान रहे थे, भाजपा के लोग जानते थे कि वहाँ पे संताल परगना में एसएम समीकरण की वजह से ही जेएमएम वहाँ पे टिकी हुई है। तो एसएम समीकरण को ही तोड़ना चाह रहे थे, संताल प्लस मुस्लिम। अच्छा। तो ये दोनों को एक दूसरे को दुश्मन बना के जो है कि उस समीकरण को तोड़ना चाहते थे, जिसको ये लोग तोड़ नहीं पाए। थोड़ा तो तोड़ा, क्योंकि वहाँ पे आप देखिएगा कि संताल लोग 60% संताल लोग बीजेपी को वोट दिया है, लेकिन एसएम समीकरण ने इनको बचा दिया है ना। तो उसी तरह का ये लोग उसी को तोड़ना चाहते थे बीजेपी वाले लोग, लेकिन नहीं कर सके। लेकिन क्या वहाँ पर तो संथाल परगना टेंडेंसी एक्ट भी है क्या? हाँ बिल्कुल, नहीं हुई उसकी बातें हाँ है नहीं। और देखिए बीजेपी अधिकतर समय हवाई जैसे मुद्दे को ही लेके आते हैं। और जब आपने कहा घुसपैठी की बात, हम कहते हैं डेमोग्राफी चेंज का बात हो रहा है। आप डेमोग्राफी का चेंज राजधानी से शुरू कीजिए ना। राजधानी जब मुंडाओं का था तो क्या हुआ कि आज मुंडाओं का यह जगह जो है, यहाँ पे बड़ा बड़ा बिल्डिंग सारा कुछ और बाहरी लोग भर गया। यहाँ का जो आपका लोकसभा सीट,
यहाँ का 3 मेन जगह पे विधानसभा है, वो सब कुछ आदिवासियों के हाथ से चला गया। ये कैसे हुआ भाई? आप जमशेदपुर का बात करिए, 24 गांव आदिवासियों का था, वहाँ पे संताल, वहाँ पे भूमिज, वहाँ पे हो रहते थे। वहाँ का टाटा बैठा, सारे लोगों को विस्थापित कर दिया, ख़त्म कर दिया। आज पूरा का पूरा जमशेदपुर बाहरी लोगों का कब्जा हो गया। वहाँ पे देखिए लोकसभा जनरल, विधानसभा जनरल, वार्ड जनरल। तो डेमोग्राफी चेंज का अगर बात करना है तो रांची का बात कीजिए, जमशेदपुर का बात कीजिए, आप धनबाद, बोकारो, सब जगह का ना बात करना पड़ेगा। तो ये लोग इसलिए बात नहीं करते हैं क्योंकि उनके वोटर बाहरी हैं, उनके नेता बाहरी हैं, तो उस पर बात क्यों करेंगे? जो बेस ही उनका वही है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, इसलिए जेएमएम को समझना पड़ेगा। झारखंड के आदिवासी और मूलवासियों का दर्द अगर ये नहीं समझेंगे, सिर्फ नारा ही लगाते जाएंगे, तो ये जो अग्नि परीक्षा है ना, अग्नि परीक्षा पास करना मुश्किल होगा। इसी से जगह पे अगर आप देखिए, अगर बढ़िया पॉलिटिकल पार्टी बढ़िया विजन के साथ, बढ़िया लीडरशिप के साथ अगर आदिवासी इलाकों में घुस गई ना, तो जेएमएम को उखाड़ने में देर नहीं लगेगा। खासकर जो आपका यहाँ से लगभग 12 सीट आता है इस इलाके से, आपका छोटा नागपुर और 1 सीट उधर आपका चले जाएंगे पलामू, 12 रिजर्व सीट आता है। अगर ये 12 रिजर्व सीट में सेंधमारी हो गया, फिर जेएमएम बचेगा नहीं। इसलिए इनको इंडिया गठबंधन नहीं बचेगा, इसलिए इनको समझ बूझ के चलना पड़ेगा। समझ बूझ के चलना पड़ेगा। खास तौर पे इंडिया गठबंधन की सरकार तो भले पूर्ण बहुमत के साथ बन गई है, लेकिन सोच समझ के चलना पड़ेगा। यह एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्योंकि लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा को यहाँ के आदिवासी बिल्कुल अपने सुरक्षा कवच की तरह देखते हैं इस पार्टी को। लेकिन जिस तरीके से लगातार पिछले सरकार में कई नीति नियम आदिवासियों के विरोध में बनाया गया था, आदिवासियों ने विरोध भी किया था, लेकिन क्या कुछ इस बार काम करती है? तो औरेख दादा, जिस तरीके से अधिकतर आप भी जान पा रहे होंगे, हर आदिवासी समुदाय अभी ज़मीन की समस्या से जूझ रहा है। ज़मीन लिटिगेशन या ज़मीन या तो कब्जे की बात हो रहा है, ऑनलाइन करके आदिवासियों की ज़मीन हड़प लिया गया है, ऑनलाइन में 0-0 कर दिया गया है। ये बात किसी से छुपी नहीं है। तो क्या कहेंगे, जो सदन में ये बातों को करके समाधान करनी चाहिए? जैसे कोर्ट फीस बढ़ा दिया गया है, आपका एसआर कोर्ट में कई डिग्री हो गया, पेंडिंग है, तो क्या कहेंगे, कैसे समस्या का समाधान करेंगे इंडिया गठबंधन की सरकार? देखिए, आदिवासियों का मूल सवाल ज़मीन है। बिल्कुल, ज़मीन उनका 5वां अनुसूची इलाका और प्राकृतिक संसाधन, चाहे वो जंगल हो, खनिज संपदा हो, नदी पानी जल स्रोत हो, ये मूल सवाल है। इसके लिए ही अब देखिए पिछला 250 साल का आंदोलन चल रहा है सिर्फ उसी मुद्दे पर। या जेएमएम को समझना पड़ेगा, आपका ये मैया योजना आपको नहीं बचाने जा रही है। मैया योजना थोड़ा दिन के लिए अच्छा है, और जो है कि और भी दूसरे योजना जो है पैसा फेंकने वाले योजना, वो भी चाहिए, उसका मैं समर्थन करता हूँ, क्योंकि इतना सारा माइनिंग हमारे यहाँ से निकल रहा है, उसका पैसा जा रहा है। उसके बाद जो है कि इतना सारा आप टैक्स वसूल रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनको पैसा इंसेंटिव मिलना ही चाहिए, प्रोत्साहन राशि मिलना ही चाहिए। ये कोई भीख नहीं है। ये सरकार या फिर मोदी जी बोलते हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को जो है कि अनाज देते हैं, वो अपना बाप के घर से नहीं दे रहे हैं। ये प्रोत्साहन राशि देना चाहिए। जैसे पूंजीपतियों का 16 लाख करोड़ रुपये आप माफ़ कर सकते हैं, और जब आप जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उनको कुछ अनाज देते हैं, तब आप कहेंगे कि हम जो है अपना इन लोगों को मुफ्त में खिला रहे हैं। ये सब डिबेट ख़त्म होना चाहिए। वो उनका हक मिल रहा है, वो मिलना ही चाहिए। लेकिन मूल सवाल यही है कि आदिवासियों का मूल चीज़ है वो ज़मीन, उनका इलाका और प्राकृतिक संसाधन। इसलिए ज़मीन का जो सवाल आपने कहा ना, ज़मीन जिस तरह से लूटा जा रहा है, और जितने भी ऐसे भी है कि एसआर कोर्ट में बहुत सारे मामले जो ऑलरेडी डिग्री हो चुका है, दखल दिहानी नहीं हो रहा है। तो इसीलिए मैंने कहा, पहले ही कहा कि इन सारे मूल सवाल हैं। अगर मौजूदा इंडिया गठबंधन की सरकार ने मूल सवालों को एड्रेस करने का काम नहीं किया, लैंड बैंक खारिज नहीं किया, पेशा कानून को लागू नहीं किया, लिमिटेशन एक्ट भी है सर। हाँ, लिमिटेशन एक्ट भी वो भी आएगा, वो भी आएगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मूल सवाल पर अगर आपने काम नहीं किया, उसको एड्रेस नहीं किया, तो आप दूसरे पार्टी अगर बढ़िया से इन सारी चीज़ों को लेके जाएंगे ना, तो फिर आपको अपना सत्ता बचाना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए अभी शुरुआत है, अच्छा से काम करना चाहिए। हालांकि मैं यह देख रहा हूँ कि इस सरकार ने शुरुआत में ही जो है वो एक होता है ना कि आप जब मैदान में खेलने उतरते हैं और आपने खेलना शुरू ही नहीं किया और आपने ऐसा फाउल कर दिया कि विपक्षी पार्टी को पेनल्टी स्ट्रोक मिल गया, आपने पेनल्टी स्ट्रोक दे दिया है। इसलिए अभी से संभलने की ज़रूरत है। मूल सवालों को
मूल मुद्दों को और जो भी मैनिफेस्टो में वादा किया है उसको लागू करिए, तो फिर कोई इनको उखाड़ नहीं पाएगा। फिलहाल झारखंड में झारखंड की जब बात होती है तो यहाँ के आदिवासियों से शुरू होती है, यहाँ के तमाम यहाँ पर आंदोलन से शुरुआत होती है और लगातार यहाँ पर जिस तरीके से आदिवासी समुदाय संघर्ष कर रहे हैं और ख़ास तौर पे अब तो मूलवासियों को भी संघर्ष करना पड़ रहा है। दोनों ही समुदाय कह सकते हैं कटघरे में है। तो इसी कटघरे के बीच जयराम महतो का एंट्री हुआ है, तो क्या कहेंगे जयराम महतो, क्या जेएमएम और इंडिया गठबंधन, बीजेपी को तो ऑल आउट कर ही दिया है, क्या जेएमएम को भी कर सकती है, इंडिया गठबंधन को भी कर सकती है? नहीं, जयराम महतो, माननीय विधायक जयराम महतो जी के पास वो ताकत नहीं है। अगर आप एनालिसिस भी आप देखेंगे ना, ऐसा तो मतलब जो लोग ऊपर एनालिसिस करते हैं वो ये बता रहे हैं कि 13 सीट में उनका जो है कि प्रभाव रहा, उनकी 13 सीट ऐसा है जिसमें उनका प्रभाव की वजह से इंडिया गठबंधन जो है कि सत्ता में आई है। वो गलत एनालिसिस है। यह मुश्किल से 5 सीट है और जिस तरह से उनका अभी तेवर देखा जा रहा है विधानसभा में, या जिस तरह से पत्रकारों के साथ उनका बातचीत करने का लहजा, या फिर ब्यूरोक्रेट्स, लोअर ब्यूरोक्रेसी जो है उनका अफसरों को जो जिस तरह से वो गाली गलौज कर रहे हैं, या फिर जो है कि मैया समान योजना को लेकर कि जिस तरह से महिलाओं को उन्होंने, बेटी बहनों को नीचा दिखाने का काम किया, ये कहते हुए कि मैया समान योजना से ये लोग निकम्मा बन जाएंगी, इनका जो है कि प्रतिभा नष्ट हो जाएगा, ये लोग पैसे का दुरुपयोग करेंगी, फुचका खाएंगी, चाउमीन खाएंगी, श्रृंगार करेगी। तो इस तरह से जिस तरह से महिलाओं को अपमानित करने का कोशिश उन्होंने शुरुआत से ही किया है और उनका इस तरह से सोच इतना नकारात्मक है, तो उससे मुझे नहीं लग रहा है कि लंबे रेस के घोड़े हैं ये शायद अगर सुधार लेंगे तब तो ठीक होगा। अगर उसी ट्रैक पर जाएंगे तो ये अपना 5 सीट के इर्द गिर्द सिमट जाएंगे, इससे ज़्यादा असर नहीं होगा। यानी जेकेएलएम जिस तरीके से इन्होंने कहा कि जिस तरीके से वार्ता कर रहे हैं पूरा एग्रेसिव होकर के, एग्रेसिव राजनीति केवल ज़्यादा समय के लिए नहीं टिकती है। जैसा अमित महतो का भी आपने देखा होगा, विधायक बने थे एग्रेसिव होकर के, उन्होंने अब सीओ के साथ जिस तरीके से उनके साथ घटना घटित हुई थी। तो और एक दादा जिस तरीके से, क्योंकि आपने कहा कि इस बार इंडिया गठबंधन और जेएमएम को बहुत सोच समझ के काम करनी चाहिए, और इसी तरीके से इस बार चुनाव में उतरा था भारत आदिवासी पार्टी का भी जिक्र करेंगे। उनका भी यहाँ पे आदिवासियों के मुद्दों को लेकर ही वो राजनीति करती है, आदिवासियों का हक अधिकार को लेकर मैदान पर उतरी थी। तो क्या कहेंगे, अगर मुद्दे पेशा कानून अगर लागू नहीं कर पाती है जेएमएम, इंडिया गठबंधन, अगर आदिवासियों के लैंड बैंक, आदिवासियों के जो ज़मीन संबंधित जो लैंड बैंक में शामिल किया गया था उसको भी रद्द नहीं करती है, तो क्या ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल सकता है भारत आदिवासी पार्टी को? और उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, लेकिन मुझे लगता है कि चूँकि वो लोग शुरुआत ही बहुत मतलब नकारात्मक तरीके से किए हैं। हाँ, एंट्री आपका अगर एंट्री ही गलत हो गया है तो फिर बाकी चीज़ों को सुधारने में बहुत टाइम लगता है। अगर एंट्री सही होता तब चीज़ें ठीक दिशा में चलती। एंट्री क्या करना था उनको, जो है कि यहाँ जितने भी आदिवासी लीडर्स हैं, खासकर सोशल लीडर हैं, बुद्धिजीवी हैं, आंदोलनकारी हैं, उनके साथ शुरुआत में एक बार डायलॉग करना चाहिए था। उनके जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनका पूरा टीम जो है उनको राजस्थान से आना चाहिए था, उनके साथ एक बार डायलॉग कर लेना चाहिए था। उसके बाद उसी के आधार पर आगे बढ़ना चाहिए था, या फिर कुछ ऐसे लोगों का उनको एक कुछ ग्रुप बनाना चाहिए था, फिर उनके दिशा निर्देश में आगे बढ़ना चाहिए था। तो वो दिशा एक्चुअली भटक गए वो लोग। लेकिन मतलब होता है, ऐसे चीज़ें भी होती है, लेकिन अभी भी समय है, अभी इनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि 5 साल अभी समय है अगला चुनाव आने का। अगला उनका कैसे योजना रहता है, कैसे कैंपेन करते हैं, उस पर सब कुछ निर्भर करेगा। अगर वो लोग अगला 5 साल तक जनता के लिए निरंतर कहीं कुछ चीज़ों पर फोकस करके, कुछ एरिया में फोकस करके काम करेंगे तो निश्चित रूप से रिजल्ट आएगा। लेकिन ये भी मैं देख रहा हूँ जिस तरह से मेरे जैसे या फिर मेरे जैसे और भी कई लोग हैं जो खासकर हर एक पॉलिटिकल पार्टी, नेता, सरकार की पॉलिसी, बहुत सी चीज़ों को एनालिसिस करते हैं, क्रिटिकली लोगों के बारे में बोलते हैं, तो भी ट्रोल आर्मी लगा देते हैं, गाली गलौज करते हैं। तो ऐसे चीज़ में इसमें इम्प्रेशन घट रहा है, इम्प्रेशन उनका निरंतर बहुत डाउन चला गया है। तो इसलिए मुझे लगता है कि आप उनको सकारात्मक राजनीति करना चाहिए, और अगर आपका कोई आलोचक है, आपको कुछ बता रहा है,
तो उसको सुनिए, चर्चा कीजिए, डायलॉग कीजिए। अगर कोई अगर किसी के पास कुछ दर्द है या कुछ बोलना चाहता है, उसको सुनना चाहिए। डेमोक्रेसी यही है। तो मुझे लगता है कि उनको आप एक नए रणनीति के साथ नए तरीके से उनको सोचना चाहिए। अगर आप मान लीजिए ऑलरेडी हम लोग जैसे लोग मान लीजिए झारखंड में कम से कम 20-20 साल से काम कर रहे हैं, अब हम लोग को ज़मीनी पकड़ तो है, लोग हैं, बहुत जगह हम लोग घूमते हैं, बहुत सारा काम हमने किया है, हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं, तो उन लोग काम कर रहे हैं तो कुछ चीज़ों पर ज़रूर आलोचना करेंगे। आप उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, उन पर गाली गलौज करेंगे, तो फिर आपको पॉलिसी डायरेक्शन भी नहीं मिल सकता है। मुद्दों की बहस होनी चाहिए, मतलब की होनी चाहिए। देखिए, समस्या यह है, अगर आपने खुद को ही सर्वोपरि मान लिया है, हम सब कुछ जानते हैं, और बाकी सारे के सारे लोग हम जो बोल रहे हैं उसी को जो है कि स्वीकार करते चले और हमारा वाहवाही करते चले, ऐसे राजनीति नहीं होती है। हाँ, अभी भी देखिए, जैसे यही सरकार का मौजूदा सरकार जिसको हमने इसको सत्ता में लाने के, मेरे जैसे बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट, बहुत सारे आंदोलनकारी, बहुत सारे बुद्धिजीवी है ना, वो बहुत सारे लोगों ने मेहनत किया। अभी जिस तरह से सरकार का जो पहला ही रोड मैप गलत हुआ है, गलत दिख रहा है, हम लोग आलोचना कर रहे हैं। अगर अभी हमको सरकार के या फिर जेएमएम के लोग मतलब हमको हमला करना शुरू कर दे, ये कर दे, तब तो उनकी जो क्या मानी जाए, उनकी राजनीति गलत, उनकी कमजोरी मानी जाए, उनकी गलत राजनीति मानी जाएगी, है ना। तो क्या विपक्ष में भारत आदेश पार्टी भूमिका निभा सकता है, लेकिन एक सकारात्मक राजनीति करनी होगी उसको? बिल्कुल, और चाहिए ही चाहिए। चाहिए मुझे, मैं तो जो भी पॉलिटिकल पार्टी हो, क्योंकि देखिए JLKMM का एक अलग क्षेत्र है जी, है ना। तो इधर जो खासकर दक्षिण छोटानागपुर का इलाका है, यहाँ पे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। यहाँ पे बीजेपी भूल जाइए, वो कुछ करेगी। बीजेपी अपना जो भी उनको अखबारों में, मीडिया में बने रहना है, तो कुछ कुछ चीज़ों को उठाते रहेंगे, लेकिन ग्राउंड में नहीं दिखेगा। और इधर झारखंड पार्टी माटी की पार्टी थी, वो झारखंड पार्टी समाप्त हो चुकी है। एक अबुआ झारखंड पार्टी से पर निकल के आई थी, वो भी हमने देखा, उसका कोई भूमिका नहीं है। तो अभी पूरा मैदान खाली है। इसलिए भारत आदिवासी पार्टी के लिए बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी है। अब देखना पड़ेगा इनका अपना लीडरशिप, सेंट्रल लीडरशिप, स्टेट लीडरशिप उसको कैसे देखता है, कैसे इनका प्लान है, कैसे लोगों के साथ जाना चाहते हैं, उस पर निर्भर करेगा। लगातार भारत आदेश पार्टी के संस्थापक राजकुमार रौत आदिवासियों के मुद्दे को सदन में रखते हैं। हाल ही में फिर से उन्होंने रखा है मुद्दे को, चाहे वो 5वीं अनुसूची पेशा कानून हो। तो इस जो वहाँ पर रख रहे सदन में, इसके क्या सीख लेनी चाहिए अन्य जो आरक्षित सीट से सांसद बने हैं, या फिर जो झारखंड के विधायकों से क्या कुछ सीखनी? नहीं, बिल्कुल। देखिए, आप जब रिजर्व सीट से जाते हैं, इसका मतलब है कि आप उस इलाके के खासकर आदिवासियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसका अर्थ ही है, एक जनप्रतिनिधि होता है, उसके काम क्या है, उसके मूल जो है वो काम है, वो 3 तरह के काम हैं। पहला और सबसे बड़ा काम है जनता के मुद्दों को, जनता की समस्या को सदन में उठाना, उनका आवाज़ वहाँ बनना। दूसरा काम जो है उनका, जो भी ये आता है, क्या बोलते हैं, ये विकास योजना के तहत उनको जो MP लाइट फंड, MLA लाइट फंड आता है, आजकल फंड आ रहा है, तो उसको जो है कि जो भी विकास कार्य वहाँ का है उसको करिए। और तीसरा बड़ा काम है नीति निर्धारण, पॉलिसी फॉर्मेशन। 3 काम मैंने कहा, एक नीति निर्धारण, दूसरा जनता का आवाज़ बनना हाउस में और हाउस के बाहर, और तीसरा विकास कार्यों को आपको जो आपके कोटा में जो पैसा मिलता है उसको जनता तक पहुंचाना, लागू करना, पूरा धरातल पर। बिल्कुल यही काम है। अगर ये काम ना करके हमारे जनप्रतिनिधि MP और MLA अगर पार्टियों की गुलामी करते हैं, तो उसको नेक्स्ट टाइम में मेरे ख्याल से वोट ही नहीं देना चाहिए। ऐसे लोगों को बिल्कुल नहीं वोट देना चाहिए। तो ये आने वाले लॉन्ग टर्म तक भी वो नहीं टिक पाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से अब देखा गया झारखंड में इस बार जो वोटर थे काफ़ी सजग थे, जागरूक थे, और लोग अब धीरे धीरे जानने लगे हैं कि इसको वोट करना चाहिए, इसको नहीं। बिल्कुल, अभी जिस तरह से हम लोग निरंतर काम कर रहे हैं और लोग भी काम कर रहे हैं, जागरूकता बहुत भयानक मतलब असर पर जा रही है। और हमने निरंतर कहा है कि आपने जो प्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि है, उनको भगवान बनाना बंद कीजिए। मैंने निरंतर सभाओं में, बड़ी बड़ी सभाओं में कहा है कि ये जनप्रतिनिधि इसलिए काम नहीं करते हैं, पार्टियों की गुलामी करते हैं, क्योंकि जब वो आपके यहाँ आते हैं तो आप उनको भगवान जैसा फूल माला चढ़ाते हैं और जो स्वागत करते हैं, सवाल नहीं पूछते हैं। आप सवाल पूछिए,
स्वागत जरूर कीजिए, लेकिन सवाल पूछिए कि इतना दिन में उन्होंने आपके कौन कौन से जन मुद्दों को वहाँ उठाया, सदन में उठाया, वहाँ उन्होंने कौन कौन सा नीति निर्धारण में अपनी भूमिका निभाई और आपके इलाका में कौन कौन सा विकास कार्य किए अब तक। ये सवाल अब जनता उठाने लगी है, इसलिए जनप्रतिनिधि बहुत सजग हो रहे हैं, जो ये बहुत ही सकारात्मक चीज़ है। ये एक बहुत कहीं ना कहीं झारखंड के अब जो वोटर हैं और जो इस बार युवा हैं, ख़ासतौर पे इस बार इसके प्रति काफ़ी लोग सजग हुए हैं और लोग अब जान गए हैं, क्योंकि झारखंड राज्य के 24 साल के बाद केवल लोगों को आशा उम्मीद ही मिला है, भरोसा ही मिला है, लेकिन काम नहीं दिखा है, लोगों को काम भी नहीं मिला है। तो क्या कहेंगे अब धरातल पर? अब तो जिस तरीके से रोड मैप जो था इंडिया गठबंधन की भी सही नहीं जा रही है, अगर अलग तरीके से काम नहीं करती, आदिवासियों के मुद्दे को समाधान नहीं करती है, तो ये बीजेपी और जेएमएम दोनों एक ही विचारधारा जैसा महसूस होगा। हाँ बिल्कुल, देखिए बीजेपी का तो भूल जाइए, मुझे लगता है कि बीजेपी को अगला कम से कम 10 से 15 साल यहाँ मुश्किल है आना। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी अपना खूंटा को जी, कई एक इलाका ऐसे हैं जिसमें खूंटा को अंदर डालना बाकी है, अभी जस्ट खूंटा गाड़ा गया है। तो इसीलिए मैंने कहा कि जब तक आप उस खूंटा को मजबूत करेंगे और उस खूंटा को मजबूत आपका मैया समान योजना या फिर वो दूसरे योजना जो लेके आ रहे हैं, वो उस खूंटा को आगे नहीं अंदर नहीं डालेगा। खूंटा को अगर अंदर डालना है तो आदिवासियों के मूल चीज़ें, आदिवासियों की ज़मीन, उनका इलाका और प्राकृतिक संसाधन को पर उनका हक जो सुनिश्चित करता है, उन नीतियों को, पॉलिसियों को, कानून को लागू करना पड़ेगा। और उससे रिलेटेड उनके जो भी समस्या है, चाहे लैंड एलिनेशन का समस्या है, एसआर कोड का समस्या है, उन सारे समस्याओं का समाधान उनको निकालना पड़ेगा और यह दिखना चाहिए। फिलहाल जो झारखंड के जो मुद्दे हैं, आदिवासियों के जो मुद्दे हैं, एक बाउंड्री बनानी होगी इंडिया गठबंधन को, खासतौर पे झारखंड मुक्ति मोर्चा, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा से के संस्थापक है शिबू सोरेन हैं, विनोद बिहारी महतो भी थे साथ। तो क्या कहेंगे उनकी विचारधारा को अगर हेमंत सोरेन माननीय मुख्यमंत्री जो हैं अगर नहीं अपनाते हैं तो ये भारी नुकसान? हाँ बिल्कुल, उस अगर दिशा से भटकेंगे तो मैंने पहले कहा मायावती का जो हसर हुआ जी, वो हसर इनका भी होगा, उसमें दो राय नहीं है। इसलिए उनको बिल्कुल गारंटी, आदिवासियों को बिल्कुल गारंटी ना ले। मायावती दलितों को गारंटी ले ली थी कि आप तो दलित हमको ही वोट देंगे, कहीं नहीं जाने वाले हैं। तो अभी क्योंकि अभी जागरूकता और बहुत बड़े पैमाने पर चलती है, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, हम लोग निरंतर काम करते रहते हैं, अलग अलग चीज़ें चलती रहती, पहुंचती है गांव तक, इसलिए अभी गारंटी आप नहीं ले सकते हैं। इसलिए मैंने कहा उनके मूल चीज़ों पर काम कीजिए, फिर आपको कोई नहीं डिगा पाएगा। चलिए, हमने एक लंबी वार्ता किया और लंबी वार्ता में तमाम चीज़ों पर मुद्दे पर बात किया जो झारखंड में चल रही है। और एक अंतिम सवाल रहेगा, 75% नियोजन नीति जो निजी क्षेत्र में है, आखिर क्या कुछ है झारखंड में कि जो भी यहाँ पर झारखंडी हित में फैसले होते हैं हाईकोर्ट में जाकर रुक जाती है? आखिर इसके पीछे कौन से शक्ति काम कर रही है? बाहरी तंत्र काम कर रही है कि झारखंड के अंदर की शक्ति? ये हम लोगों ने देखा है, बहुत इस पर देखा है, अभी नहीं देखा है। 2012 में ही हमने देख लिया इस चीज़ों को। 2012 में ही? बिल्कुल, 2012 में क्या हुआ था, नगड़ी में है IIM लॉ यूनिवर्सिटी और IIIT बन रहा था, उसका हम लोगों ने विरोध किया, जम के आंदोलन किया। उसमें हमारे बहुत सारे मित्र, प्रेम साही मुंडा जी थे, शिवा कच्छप जी थे, दयामणि दीदी थी, बहुत सारे लोग थे, हम लोगों ने साथ मिलकर आंदोलन किया। पुलिस की लाठियाँ खाई, हम लोगों ने के मुकदमा भी झेला। उस समय में क्या हुआ, जब कोर्ट गया केस, तब समझ लीजिए कोर्ट में क्या निर्णय हुआ। आदिवासियों के पास 51 साल का दस्तावेज था ज़मीन का, और झारखंड सरकार ने लॉ यूनिवर्सिटी के लिए सिर्फ 6 महीना का दस्तावेज दिया, 6 महीना पहले उस ज़मीन को दिया था। अब जब कोर्ट, झारखंड हाई कोर्ट के माननीय न्यायाधीश और उनकी टीम ने निर्णय लिया, तो क्या निर्णय लिया, उन्होंने बताया क्योंकि 6 महीना पहले इनके पास सरकार ने उसका ज़मीन का अधिकार दे दिया है, इसलिए ज़मीन इनका हो गया। आप बताइए कि जिनके पास 51 साल से दस्तावेज है उनका नहीं हुआ, 6 महीना जिनके पास है उनका हुआ। ये कैसा निर्णय है? तो इसका मतलब सीधा यही है कि बाहर के लोग यहाँ पे पूरा
मतलब पूरा फैसले भी बाहर हाँ, के लोग ले रहे हैं। पूरा ब्यूरोक्रेसी उनके कब्जे में है, न्यायपालिका उनके कब्जे में है, इसीलिए हर फैसला यहाँ आप देखिएगा, जितना भी 32 का खतियान बोलते हैं ना, जी, जी। जितना नियोजन नीति इस हक में बन रहा है, या तो महामहिम गवर्नर के थ्रू उसको रुकवा दिया जाता है या कोर्ट के थ्रू रुकवा दिया जाता है। ये दुर्भाग्य है। इसलिए झारखंड के आदिवासी और मूलवासियों को अपना हक लेने के लिए एकजुटता के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा कि इस गवर्नमेंट को ये भी सिस्टम अपनाना चाहिए कि कैसे हमारे लोग अपर ब्यूरोक्रेसी में कैसे आए, जुडिशरी में कैसे आए। जब तक वहाँ नहीं आएंगे तब तक झारखंडी हक लेना बहुत मुश्किल होगा, पूर्ण रूप से हक लेना मुश्किल होगा। तो लंबी वार्ता के लिए हमने विभिन्न वार्ता किया कि किस तरीके से यहाँ के लोगों को भी आगे आने की आवश्यकता है।